Yes, people. Good morning to all of you. Sir, very good morning. लास्ट क्लास हम लोग सेक्शन 22 यानी चार्जिंग सेक्शन एकदम अच्छे से डिस्कशन किए थे। तो चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट thereto of which the assessee is owner and the property is not used for business profession carried on by assessee shall be taxable. Okay. फिर मैंने बताया था कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी, द assessee मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय assessee एक्सेट्रा। फिर कंपोजिट रेंट का डिस्कशन हम लोग किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन किए थे। चलो आज हम सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट होगा। देखो, कंप्यूटेशन एट ए ग्लांस मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट हम डिटरमाइन करेंगे जीएवी। जीएवी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम डिटरमाइन करेंगे जीएवी। जीएवी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब बोलेंगे सर ये जीएवी कैसे निकाला जाएगा, हम सीखेंगे। अभी एक बार ग्लांस में फॉर्मेट देखते हैं। जीएवी से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, जीएवी से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, क्या रिजल्ट आएगा एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन माइनस होगा 24A का 24B का। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एनएवी। 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो रिजल्ट आएगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फटाफट बोलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या है। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ओके, माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, जो रिजल्ट आएगा नेट एनुअल वैल्यू। फिर क्या माइनस होगा 24 का डिडक्शन। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ जीएवी। तो हाउस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जीएवी निकालना। ठीक है, चलो हम सीखेंगे हाउ टू कंप्यूट जीएवी। लिखो हाउ टू कंप्यूट या डिटरमाइन जीएवी। सर जीएवी, हाँ बेटा, जीएवी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मतलब जीएवी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो जीएवी का डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी का नेचर के ऊपर। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। सर नेचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब बेटा प्रॉपर्टी बहुत प्रकार का, मतलब प्रॉपर्टी का नेचर बहुत प्रकार, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट बट वैकेंट फॉर पार्ट ईयर, होल ईयर एक्सेट्रा। तो लिखो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी में
सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, फिर लेट आउट फॉर होल ईयर, मतलब पूरा 12 महीना लेट आउट है, इसका मतलब वैकेंट नहीं है। फिर लेट आउट प्रॉपर्टी बट केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर। सर क्या मतलब इसका? देखो, मैंने तो प्रॉपर्टी रखा हूं भाड़े में देने के लिए, लेकिन साल भर मुझे टेनेंट नहीं मिला। हाँ सर, क्या सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया? नहीं बेटा, सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब जहां मैं रहता हूं मेरे फैमिली के साथ, वो मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड। हाँ देखो बेटा, मान लो मेरा 3 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब यहां पे मैं रहता हूं मेरे फैमिली के साथ। ये दोनों प्रॉपर्टी में रखा हूं लेट आउट करने के लिए, मतलब भाड़े पे देने के लिए। इसमें टेनेंट मिल गया, पूरा का पूरा 12 महीना इसमें टेनेंट है, मतलब ये लेट आउट फॉर होल ईयर। ये मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी, लेकिन टेनेंट नहीं मिला, पूरा साल भर वो खाली पड़ा। तो लेट आउट प्रॉपर्टी बट केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर, ऐसा भी हो सकता है। लेट आउट प्रॉपर्टी kept vacant for part of the year, मतलब देखो बेटा, जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं है वो लेट आउट। ऐसा हो सकता है फुल ईयर टेनेंट है, मतलब लेट आउट। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब बट वैकेंट फुल ईयर भी हो सकता है। पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट। बस 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी, 5 प्रकार का। फिर से बोलो मेरे साथ साथ, प्रॉपर्टी कितने प्रकार का? सर प्रॉपर्टी का नेचर 5 प्रकार का। ओके, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, बोलो सेल्फ ऑक्युपाइड का प्रॉपर्टी का मतलब जहां आशीषी रहता है वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। फिर लेट आउट फॉर होल ईयर, लेट आउट प्रॉपर्टी बट केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर। लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट। समझो, एक एक चीज को हम समझते हैं। मान लो ये मेरा प्रॉपर्टी, यहां पे मैं रहता हूं मेरे फैमिली के साथ, बोलो इसका नेचर क्या होगा? सर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो और भी मेरा एक प्रॉपर्टी है, मैंने 12 महीना का लेट आउट किया, मतलब टेनेंट फुल ऑफ द ईयर रहा, मुझे भाड़ा मिला पूरा फुल ऑफ ईयर के लिए। बोलो इसका नेचर क्या होगा? लेट आउट फॉर होल ईयर, लेट आउट फॉर होल ईयर। ओके, सॉरी, मान लो कि इस प्रॉपर्टी में
देखो बेटा, ये तो मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि मैं नहीं रहता हूं। हाँ, मैंने गेट के सामने टू लेट लिखा था ताकि मुझे टेनेंट मिल जाए, लेकिन साल भर टू लेट ही रहा, मतलब साल भर मुझे टेनेंट नहीं मिला। इसका मतलब, इसका नेचर क्या होगा? लेट आउट प्रॉपर्टी बट केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर। ओके, मैंने जनवरी में टू लेट लिखा, 2 महीने के बाद मुझे टेनेंट मिल गया, इसका मतलब वैकेंट रहा 2 महीना, 10 महीने लेट आउट। तो इसका नेचर क्या होगा? लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड केप्ट वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, मान लो मेरा एक ही बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर सॉरी, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में मैं खुद रहता हूं, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर लेट आउट किया हूं। तो ये पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट एरिया वाइज, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट एरिया वाइज। हाँ, चलो ऐसा भी हो सकता है। मेरा एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही फ्लोर है, मैंने 6 महीना तक सेल्फ ऑक्युपाइड किया, मतलब खुद रहा। 6 महीने के बाद मैंने किसी दूसरे बिल्डिंग को चला गया, इसको लेट आउट कर दिया। ये पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, बट पीरियड या टाइम वाइज, पीरियड या टाइम वाइज। ओके, अब बोलो प्रॉपर्टी का नेचर समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, पार्टली लेट आउट अभी 2 प्रकार का हो सकता है, एरिया वाइज, टाइम वाइज या पीरियड वाइज, एरिया वाइज एंड पीरियड वाइज। चलो अभी हम सीखेंगे हर एक नेचर का जीएवी कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एक काम करो, फिर से लिखो। हाँ, ये तो नेचर हो गया, फिर से लिखो टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी 2 प्रकार का, एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये लेट आउट प्रॉपर्टी हमेशा टैक्सेबल, लेट आउट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल, लेट आउट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अभी 2 प्रकार का। देखो, सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब खुद ऑक्युपाई करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है खुद रेसिडेंस के लिए ऑक्युपाइड किया हूं, नहीं तो खुद का बिजनेस प्रोफेशन के लिए ऑक्युपाइड किया हूं। हाँ, तो सेल्फ ऑक्युपाइड और रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्युपाइड बिजनेस प्रोफेशन। मैंने खुद ऑक्युपाई करके रखा हूं खुद का बिजनेस के लिए, तो सेल्फ ऑक्युपाइड बिजनेस प्रोफेशन। मैंने खुद ऑक्युपाई करके रखा हूं खुद रहने के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंस। अगर
खुद ऑक्युपाई करके रखे हो बिजनेस प्रोफेशन के लिए, उसका हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मतलब इग्नोर होगा। ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखे हो और रेसिडेंस के लिए, अब देखना पड़ेगा कितना प्रॉपर्टी खुद ऑक्युपाई करके रखे हो रेसिडेंस के लिए। ऐसा हो सकता है मैंने एक प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करके रखा हूं, दो प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करके रखा हूं, मोर देन दो प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करके रखा हूं। ठीक है, देखो बेटा, इनकम टैक्स एक्ट तुम्हें अलाउ करता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी तुम रख सकते हो रेजिडेंस के लिए। अरे भाई, कितना घर में तुम रहोगे? दो प्रॉपर्टी, दो जगह पे तुम्हें प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए दे रहा है गवर्नमेंट, काफी। अगर तुम ज्यादा जगह पे रहोगे, मतलब मान लो कि दो से मतलब मोर देन टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर तुम रखोगे, तो इनकम टैक्स इस बात को नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि दो प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्युपाइड मानेगा, बाकी डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा कि लेट आउट किया है। तो टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मोर देन टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। बोलो, इनकम टैक्स एक्ट मतलब गवर्नमेंट तुम्हें परमिट कर रहा है कि तुम दो घर में रह सकते हो। बेटा, रहने के लिए तो घर चाहिए ना, तो गवर्नमेंट दो घर का एग्जेम्पशन दे रखा है। अगर अप टू टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्ट। अगर मोर देन टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, किसी दो को तुम एग्जेम्पशन, दो के लिए तुम एग्जेम्पशन ले सकते हो, रिमेनिंग हो जाएगा डीम्ड लेट आउट। टू एसओपी at option of RCC remaining SOP, ये एग्जिम्ट होगा, ये टैक्सेबल होगा। इसको कहते हैं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसको कहते हैं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बोलो, एलओपी का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, एसओपी का मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, डीएलओपी का मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, ये चार्ट को एक बार रिवाइज करो। बोलो, हाउस प्रॉपर्टी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये बेटा, ये नेचर था, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट, हाँ, लेकिन कितना मतलब कौन सा प्रॉपर्टी टैक्सेबल, कौन सा प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट, ये चार्ट कह रहा है। बोलो, हाउस प्रॉपर्टी कितने प्रकार का? सर, हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार का, एक होता है तुम्हारा लेट आउट और एक होता है तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट प्रॉपर्टी हमेशा टैक्सेबल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड को। फिर देखा जाएगा क्या ये सेल्फ ऑक्युपाइड बिजनेस प्रोफेशन के लिए या खुद का रेसिडेंस के लिए। मान लो कि खुद का रेसिडेंस के लिए। चलो अब देखा जाएगा कितना, टू मोर देन टू। अगर दो प्रॉपर्टी खुद के रेसिडेंस के लिए रखे हो तो एग्जेम्प्ट। मोर देन टू प्रॉपर्टी अगर खुद का रेसिडेंस के लिए रखे हो तो किसी दो का एग्जेम्पशन मिलेगा, रिमेनिंग हम मानेंगे कि वो डीम्ड लेट आउट। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड बिजनेस प्रोफेशन के लिए किए हो वो इग्नोर होगा। ठीक है,
चलो लिखो फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और रेसिडेंस के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। बेटा मैं अभी सिंपल फॉर्मेट में जा रहा हूं, मतलब वैकेंट फॉर पार्ट ईयर, वैकेंट फॉर होल ईयर, ये सब मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब पूरा साल भर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब साल भर लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड इन केस ऑफ मोर देन 2 प्रॉपर्टी। चलो पहले देखो म्युनिसिपल वैल्यू, इसका इग्नोर होगा। सर म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? हर प्रॉपर्टी का म्युनिसिपैलिटी वैल्यू डिक्लेयर्ड है, तो चेक करो म्युनिसिपल वैल्यू। फिर फेयर रेंट, इसका इग्नोर होगा। इसका मतलब म्युनिसिपल वैल्यू के साथ फेयर रेट कंपेयर होगा, जो हायर होगा। कोई चीज हायर, तो लिखो हायर। अब वो कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट, ये सब क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब ये दोनों का जो लोअर, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट, जो होगा लोअर। बोलो क्या करोगे? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, बोलो फिर से, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, व्हिच इज हायर। किसके साथ कंपेयर होगा? स्टैंडर्ड रेंट, व्हिच इज लोअर, इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट, इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर होगा एक्चुअल रेंट, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका जो हायर होगा। उसको कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बोलो मैंने बोला था कि जीएवी निकालना हम सीखेंगे। हाँ, अभी जीएवी का कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। बोलो क्या करोगे? म्युनिसिपैलिटी वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिच इज हायर विथ स्टैंडर्ड रेंट व्हिच इज लोअर विथ
actual rent which is higher is called as GAV, is called as GAV। अब बोलो GAV से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्सेस। बेटा ये पेड, इसके लिए तो इग्नोर होगा। किसके लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए। लेट आउट, डीम्ड लेट आउट के लिए माइनस होगा, तो आ जाएगा रिजल्ट NAV। अब माइनस होगा, बोलो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके लिए तो इग्नोर। 30%, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसके लिए माइनस होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस होगा। सॉरी, इसके लिए तो माइनस होगा ही होगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका तो नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। एक बार ये फॉर्मेट को ठीक से रिवाइज करो। बोलो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिच इज हायर वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट व्हिच इज लोअर, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल रेंट, जो हायर होगा वो GAV। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए ये सब इग्नोर होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, अच्छा GAV से माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, एक्चुअल पेमेंट बेसिस में म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए नील। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करते हो तो उसका कोई डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। रिजल्ट आएगा NAV। NAV से माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस होगा। ठीक है, हाँ। ओके, काम करो, लिखो कुछ नोट्स। म्युनिसिपल वैल्यू लिखो, इट मीन्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी as per municipality record। नेक्स्ट लिखो फेयर रेंट। सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट को कहते हैं, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम एरिया, इसको कहते हैं फेयर रेंट। तो लिखो इट मीन्स रेंट ऑफ
similar property in same locality, देखो it is also known as a reasonable rent. इसको रीजनेबल रेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। बेटा रेंट कंट्रोल एक्ट में ये मेंशन है कि तुम मैक्सिमम कितना रेंट चार्ज कर सकते हो, नहीं तो टेनेंट के ऊपर इनजस्टिस हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंट मेंशन इन रेंट कंट्रोल एक्ट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेंट। तो लिखो, इट मीन्स रेंट as per Rent Control Act. It is the maximum amount of rent that can be legally recovered by owner from tenant। अगर तुम रेंटेड हाउस में रहते हो, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट एक बार जरूर चेक करना। अगर तुम्हारा लैंडलॉर्ड उससे ज्यादा रेंट चार्ज करता है तो उसके अगेंस्ट में तुम केस कर सकते हो कि ये स्टैंडर्ड रेंट से भी ज्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये सारे चीज तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, सारे कुछ तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा। ओके, नेक्स्ट लिखो एक्चुअल रेंट। बड़ा एक्चुअल रेंट का मतलब एक्चुअल रेंट, जितना तुम्हें एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो एक्चुअल रेंट। तो लिखो एक्चुअल रेंट मीन्स एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल जितना मिल चुका है प्लस जितने मिलना वाला है, मतलब रेंट रिसीवेबल, उससे माइनस करो ऑन रियलाइज्ड रेंट, जो और नहीं मिलेगा। जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं एक्चुअल रेंट। ऑन रियलाइज्ड रेंट का मतलब जो रेंट मुझे नहीं मिला। हाँ, नेक्स्ट लिखो म्युनिसिपल टैक्सेस। It means tax which is recovered by municipality local authority
ग्राम पंचायत देखो, तुम्हारा प्रॉपर्टी या तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ सकता है, नहीं तो लोकल अथॉरिटी के अंदर आ सकता है, नहीं तो ग्राम पंचायत के अंदर आ सकता है। ठीक है, हाँ, वो म्युनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा लाइटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है एक्सेट्रा। उसके लिए वो एक टैक्सेस कलेक्शन करता है उस एरिया हाउस मतलब प्रॉपर्टी से, उसको कहते हैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स। तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स इज रिकवर्ड बाय म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत। ठीक है, it is also known as हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्सेस एक्सेट्रा। म्युनिसिपैलिटी टैक्स को हाउस टैक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं, लोकल टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसका डिडक्शन तुम्हें मिलेगा पेमेंट बेसिस में, तो इट इज allowed on पेमेंट बेसिस। हाँ, जितना पेमेंट किए हो उतना का अलाउंस मतलब वो अलाउड होगा। तो पेड इज इक्वल टू अलाउड, आउटस्टैंडिंग नॉट अलाउड। अगले साल अगर पेमेंट करोगे आउटस्टैंडिंग, अगर अगले साल आउटस्टैंडिंग को पेमेंट करोगे तो अगले साल मिलेगा। इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड बाय ओनर। बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके हाथ में टैक्सेबल? ओनर के हाथ में टैक्सेबल। तो ओनर को म्युनिसिपैलिटी टैक्स का डिडक्शन तभी मिलेगा जब ओनर खुद पेमेंट करेगा। अगर टेनेंट पेमेंट कर रहा है तो टेनेंट को मिलेगा, ओनर को नहीं मिलेगा। तो ये ओनर को कब मिलेगा? जब पेड बाय ओनर। If municipality tax, if it is given in परसेंटेज बेसिस, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी टैक्स 4%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स 4%, देन it should be calculated on municipal value। हाँ, 4% किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। बस, दिस इज ऑल अबाउट म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, एक एग्जांपल कॉपी करो। देखो बेटा, म्युनिसिपल टैक्स 2021 का इज पेड इन 21-22। बोलो डिडक्शन कब मिलेगा? सर 21-22 में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2021 में ड्यू हुआ था, मतलब 2021 का, लेकिन पेमेंट हो रहा है 21-22 में। ओके, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 21-22 किस साल का? 21-22 इज पेड इन 2021।
मतलब एडवांस में पेमेंट हो रहा है। देखो म्युनिसिपल टैक्स 21-22 का पेमेंट हो रहा है 2021 में, इट विल बी डिडक्टेड इन 21-22। क्यों सर, पेमेंट तो हुआ था 21-22 में, सॉरी 2021 में। बेटा म्युनिसिपल टैक्स किस साल का? 21-22 का। इसका मतलब ड्यू और पेमेंट व्हिच इज लेटर। डिडक्शन कब मिलेगा? ड्यू और पेमेंट व्हिच इज लेटर। लिखो इसको। अगर म्युनिसिपल टैक्स, सॉरी, अगर प्रॉपर्टी तुम्हारा फॉरेन कंट्री में, अगर प्रॉपर्टी तुम्हारा फॉरेन कंट्री में, तो म्युनिसिपल टैक्स बाय फॉरेन अथॉरिटी, मतलब वो फॉरेन कंट्री का जो लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल टैक्स लगाएंगे उसका डिडक्शन तुम्हें मिलेगा। लिखो इसको। इन केस ऑफ फॉरेन country property, municipal tax levied by foreign authority can be claimed as a deduction. एक एग्जाम्पल लिखो। लिखो एक एग्जाम्पल। मान लो प्रॉपर्टी ए, बी, सी, डी, ई, ओके। म्युनिसिपल वैल्यू 40, 40, 40, 40, 40। फेयर रेंट 46, 46, 48, 46, 48, 51। बोलो। म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट। फिर स्टैंडर्ड रेंट, इसका नॉट अवेलेबल 45, 35, 45, 63। डिटरमाइन जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो। ए, बी, सी, डी, ई। बोलो। म्युनिसिपल वैल्यू 40, 40, 40, 40, 40। फेयर रेंट 46, 46, 46, 48, 51। Which is higher? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट which is higher। बोलो हायर कितना हो रहा है?
46, 46, 46, 48, 51 of standard rent. स्टैंडर्ड रेंट बोलो, स्टैंडर्ड रेट कितना? 0, सॉरी 0 का मतलब नॉट अवेलेबल। 45, 35, 45, 63 ऑफ व्हिच इज लोअर। अब बोलेंगे सर जहां पे नॉट अवेलेबल है तो वो इग्नोर होगा, तो लोअर होगा 46, 46 सॉरी 45, 35, 45, 51 अब एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में ही नहीं, मान लो 0 क्वेश्चन में नहीं है, तो इसीलिए एक्चुअल रेंट हम इग्नोर करेंगे। क्या था? या देखो चार्ट देखो, म्युनिसिपल टैक्स सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर, स्टैंडर्ड रेट लोअर, एक्चुअल रेंट हायर। तो तुम्हारा जीए भी होगा 46, 45, 46, 45, 35, 45, 51 ये होगा हमारा जीए भी। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखो। ए बी सी डी ई, मान लो 5 प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू 105, 105, 105, 105, 105। फेयर रेंट 107, 107, 107, 107, 107। स्टैंडर्ड रेंट नॉट अवेलेबल 88, 88, 135, 135। एक्चुअल रेंट ये 12 मंथ का, सॉरी ये 12 मंथ का, इसका मतलब 12 महीने का एक्चुअल रेंट, वैकेंट नहीं है। वैकेंसी होगा तो थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी। लेकिन अभी समझो कि वैकेंसी नहीं है, तो एक्चुअल रेंट 12 मंथ का 103, 112, 86, 114, 97। लेकिन ऑन रियलाइज्ड रेंट ऑन रियलाइज्ड रेंट 1, 2, 1, 2, 1 मतलब मंथ का, 1 महीना का रेंट ऑन रियलाइज, 2 महीना का रेंट ऑन रियलाइज, बस एक्सेट्रा। वैकेंसी पीरियड 0, 0, 0 मतलब वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी होगा तो एडजस्ट होगा, वैकेंसी होगा तो एडजस्टमेंट आएगा। फाइंड आउट
जीएबी। लिखो सॉल्यूशन, ए बी सी डी ई, ठीक है। बोलो, पहले हम लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू 105 105 105 105 105, फिर फेयर रेंट 107 107, किसको पकड़ेंगे? हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट। बोलो, स्टैंडर्ड रेंट नॉट अवेलेबल 88 88 135 135, किसको पकड़ेंगे? लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाएगा, लोअर। यहां पे तो 107 होगा क्योंकि स्टैंडर्ड रेट नॉट अवेलेबल। 88 88 107 107, सॉरी। अब एक्चुअल रेंट, बेटा एक्चुअल रेंट का मतलब हमेशा अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद, एक्चुअल रेंट हमेशा अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद। अच्छा, आई एम सॉरी, ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है ना, मान लो ये अमाउंट, सॉरी सॉरी मैंने मंथ बोला था, इसको अमाउंट लिखो, कोई बात नहीं। 1 रुपया का अनरियलाइज्ड रेंट, 2 रुपया का अनरियलाइज्ड रेंट, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। अब बोलो, तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना था? 103। अब माइनस कर दो, देखो रेंट रिसिप्ट प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, तो 102 होगा। 112 माइनस 2 110, 85 112 96। अब एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, कोई चीज बोलो, हायर या लोअर? क्या था? तो जीएबी हायर होगा, 107 110 88 112 107, ठीक है। ओके, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब अगर वैकेंसी नहीं रहेगा, अगर वैकेंट पीरियड नहीं रहेगा तो कैसे जीएबी कैलकुलेशन होगा, हम लोग क्लियर है। फिर म्युनिसिपल वैल्यू में सॉरी म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, फिर उसके बाद डिडक्शन मिलेगा 24 में, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सवाल ये आ रहा है कि वैकेंसी पीरियड अगर रहेगा तो क्या होगा, तो लिखो ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी। देखो ऐसा हो सकता है वैकेंसी फुल ईयर, नहीं तो वैकेंसी पार्ट ईयर। हाँ, प्रॉपर्टी तो लेट आउट प्रॉपर्टी होना चाहिए। दो केसेस आ सकता है,
let out property kept vacant for whole year, let out property kept vacant for part of a year. Let out property kept vacant for whole year, let out property kept vacant for part of a year. ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी देखो, जस्ट रिवाइज, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, हायर वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट, लोअर। याद है एक्सपेक्टेड रेंट? हाँ, तो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअल रेंट। ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि एक्चुअल रेंट क्या होता है, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो मुझे चाहिए एक्चुअल रेंट। तीसरा मुझे चाहिए वैकेंसी रेंट। वैकेंसी रेंट का मतलब, मान लीजिए कि मेरे प्रॉपर्टी 3 महीना का वैकेंट रहा। देखो, पार्ट लेट आउट प्रॉपर्टी अगर वैकेंट रहेगा होल ईयर, इसका बहुत आसान फॉर्मेट है, मैं दे दूंगा। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मुझे 3 चीज चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट, इसको मैं ईआर कहता हूं, इसको एआर, इसको वीआर। तो मुझे 3 चीज चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट। ठीक है, ये वैकेंसी रेंट का मतलब, मान लीजिए कि 3 महीना का वैकेंसी रहा, 3 महीना का जितना रेंट बनता है। चलो, ईआर लेस देन इज इक्वल टू ए आर प्लस वी आर। अगर एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन या इज इक्वल टू किसके साथ? एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। एक्चुअल रेंट के साथ वैकेंसी रेंट ऐड करो, अब एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर करो। अगर एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन इज इक्वल टू हो रहा है तो एक्चुअल रेंट होगा मेरा जीएवी, एक्चुअल रेंट होगा हमारा जीएवी। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर देन ए आर प्लस वी आर, इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट ये ज्यादा किससे? एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट होगा जीए, एक्सपेक्टेड रेंट होगा जीए। सर, ओ सर, क्या ये कॉन्सेप्ट लगेगा अगर वैकेंसी 12 महीना तक होगा? नहीं, वैकेंसी फुल ईयर होगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग। ये कॉन्सेप्ट लगेगा अगर वैकेंसी रहेगा फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ओके सर, एग्जांपल के साथ समझाइए। हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट तक क्लियर, ये इक्वेशन का मतलब समझाइए। ठीक है, मैं समझाता हूं, लिखो एग्जांपल।
मान लो मंथली रेंट तुम्हारा 20,000 पर annum। देखो बेटा, मंथली रेंट निकालना इतना बड़ा चीज नहीं है, बड़े बात नहीं है, मंथली रेंट मिल जाएगा। तो मान लो कि मंथली रेंट तुम्हारा 20,000 पर मंथ। अब एक्सपेक्टेड रेंट 1,92,000, ये मंथ नहीं, ये साल भर का मतलब अनम। वैकेंसी पीरियड 3 मंथ। ठीक है, ओके। चलो, एक्सपेक्टेड रेंट कितना? 1,92,000। हम सिंबल तो बाद में यूज करेंगे। अब अच्छा, पहले उस लिखो मुझे 3 चीज चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए, एक्चुअल रेंट चाहिए, वैकेंसी रेट चाहिए। ठीक है, देखो मंथली रेंट अगर 20,000 होगा, 3 मंथ का वैकेंसी पीरियड होगा, तो लेट आउट 9 मंथ। अगर मंथली रेंट 20,000 होगा, वैकेंसी पीरियड 3 मंथ होगा, 3 मंथ होगा, तो लेट आउट पीरियड 9 मंथ। वैकेंसी पीरियड के लिए तुम्हें तो रेंट नहीं मिलेगा। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या था? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल। हाँ, अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो माइनस, जरूर माइनस होगा। बोलो एक्चुअल रेंट कितना होगा? 9 मंथ का इंटू 20,000, तो 1,80,000। अब वैकेंसी पीरियड का, वैकेंसी पीरियड 3 मंथ, तो वैकेंसी पीरियड का रेंट 60,000 होगा। अब देखो 1,80,000 प्लस 60, ये 2,40,000 हो रहा है। 1,92,000 लेस देन हो रहा है, या लेस देन इज इक्वल टू में आ रहा है, तो लेस देन होगा, तो जीए भी होगा एक्चुअल रेंट कितना? 1,80,000। जीए भी होगा एक्चुअल रेंट यानी 1,80,000। बेटा एक्चुअल रेंट का मतलब हमेशा अनरियलाइज्ड रेंट तुम माइनस करोगे, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के बाद जो रेंट आता है वो एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी में लिखा चुका हूं कि एक्चुअल रेंट क्या होगा? एक्चुअल रेंट होगा रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। हाँ, सेकेंड एग्जांपल देखो, मान लो मंथली रेंट तुम्हारा 3,000 पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट 1,95,000, वैकेंसी 2 मंथ। अब निकालो, तो मुझे 3 चीज चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 1,95,000। देखो मंथली रेंट 3,000, वैकेंसी 2 मंथ, इसका मतलब 10 मंथ लेटर सॉरी 10 मंथ लेट आउट होगा। तो 10 मंथ अगर लेट आउट होगा तो एक्चुअल रेंट तुम्हारा 30,000, वैकेंसी 6,000 होगा। बेटा ये तो ग्रेटर हो रहा है, तो जीए भी होगा 1,95,000। एग्जाम्पल 3, एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख, मंथली रेंट 25,000 पर annum पर मंथ, वैकेंसी 3 मंथ। बोलो एक्सपेक्टेड रेंट
3 लाख, एक्चुअल रेंट 9 into 25, 2,25,000 plus vacancy 25 into 3, इज इक्वल टू, मतलब इक्वल आ रहा है तो ये भी होगा एक्चुअल रेंट, लेस देन इज इक्वल टू मैं एक्चुअल रेंट, ग्रेटर देन में एक्सपेक्टेड रेंट। बस ये खत्म हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी अगर केप्ट वैकेंट फॉर पार्ट ईयर। नेक्स्ट लिखो लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर। इसका जीए भी नील होगा। लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर, ये भी नील होगा क्योंकि एक्चुअल रेंट 0 होगा ना। हाँ, माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स, एनए भी नेगेटिव में आएगा अगर म्युनिसिपल टैक्स रहा तो, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट अवेलेबल, नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भाई तुम्हारा एनए भी नेगेटिव, थोड़ी ना उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, ओके। लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर फुल ईयर या लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर पार्ट ईयर, एडजस्टमेंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, तो एक काम करो, यहां तक रिवाइज करके आओ। आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अगले क्लास हम ये सारे प्रोविजन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारा जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी था, एक बार चलिए तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के पास, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी खत्म हो गया। लेट आउट फॉर होल ईयर, ओके, ये भी खत्म है। लेट आउट प्रॉपर्टी बट केप्ट वैकेंट फॉर होल ईयर, ये भी कंप्लीट। लेट आउट प्रॉपर्टी केप्ट वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, ये भी कंप्लीट। हाँ, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट, ये कॉन्सेप्ट रह गया, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम क्लास में कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना बहुत इम्पोर्टेंट। तो अच्छे से रिवीजन करके आइए अगले क्लास। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।